अब सवाल करो एक 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 करके। कहाँ पर है कि वहां पर जयप्रकाश नारायण क्या कर रहे थे? कहाँ पर? इंदिरा गांधी के पास थोड़े गए थे, वो गए थे दिल्ली में रैली करने इंदिरा गांधी के खिलाफ कि उससे इस्तीफा मांगो हम लोग। हाँ, इतनी बात है। बाद में फिर तो इमरजेंसी लगा ही थी इंदिरा गांधी तक। तो कहाँ तू पढ़ता है? ध्यान है तुमको? पहला चीज कि देश में अशांति के माहौल है, सैनिक ये सबके भड़काया जा रहा है, हमारे खिलाफ विदेशी षड्यंत्र किया जा रहा है, प्लस में हाई कोर्ट के फैसला, आप सांसद नहीं रहिएगा, ये सब कई सारे कारण से जिससे लगा उनको कि मेरी सरकार अब गई, हम प्रधानमंत्री के पद से गए। पहले जो सवाल पूछा कर जवाब सुन लो। इसलिए इन सारी चीजों से बचने के लिए वो क्या किए? आपातकाल लगा दिए। आपातकाल में पूरा शक्ति मिल जाता है केंद्र सरकार को, और जैसे ही आपातकाल लगा जयप्रकाश नारायण को उठा के जेल में, या बाकी के जो भी नामी लीडर थे सबको उठा के जेल में। ये सब तो घर ये स्टूडेंट थे, लीडर थोड़े थे। ना जाला ले। हाँ, अरे तो अभी जब लागू होगा तब ना। और आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति करता है, करवाता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के पद से इनको थोड़े हटाया गया था। कहा गया कि संसद में आप नहीं जा सकते हैं, संसद में जाने से रोक लगा था, पद पर से भी नहीं हटे थे। अब प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लगाता है आपातकाल, तब पद पर तो यही थे, संसद में जाने से न रोक था, बस लगने लगा दिए तुरंत। आधे रात में फैसला हो गया कि लगा दो बीने, बस बीने तक काम क्लियर। चलिए हो गया। आपका क्या सवाल था जी? इसका सवाल है कि जब सरकार बना जनता पार्टी के इतना मेजोरिटी से, तो गिर क्यों गया? सरकार गिर क्यों गई? 1980 में चुनाव का हो गया, होना तो चाहिए था वो 82 में, क्योंकि 77 में चुनाव हुआ था, तो फिर 82 में। देखो हुआ ये, हम बताए थे तुम लोगों को टूटने का, तुमको याद ना है। जनता पार्टी जो बना था वो अकेले एक पार्टी नहीं था, 7 गो पार्टी मिल करके एक नया पार्टी बनाया था, जनता पार्टी। अब 7 पार्टी के अपने अपने विचारधारा थे, अपना अपना कुछ उद्देश्य था। मुख्य रूप से ये लोग जुड़े थे कांग्रेस को कमजोर करने के लिए, जो कि ये कर चुके थे। और उस टाइम पे 2 व्यक्ति का नाम आया था प्रधानमंत्री के लिए। एक थे तुमको मोरारजी देसाई, अरे एक थे तुमको मोरारजी देसाई, और दूसरा व्यक्ति जो थे उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। समझ गए? चौधरी चरण सिंह। अब सवाल यहाँ के फंस गया कि बनाया किसको जाए, मोरारजी देसाई को कि चौधरी चरण सिंह को? अब इनका इतना डिटेल थोड़े हम रखे हुए हैं। जहां तक है हमको लगता है कि ना ये लोग उत्तर प्रदेश के शायद रहे हैं। अब रुको, अब समझो, सब कुछ की अभी जानकारी ना है, धीरे धीरे ना। अब हमको थोड़े पता है कि तू इहो पूछेगा, लेकिन जो कहानी पता है वो हम तुमको बता रहे हैं। दोनों में टकराव हुआ, किसको चुना जाए, किसको चुना जाए। अब जैसे जयप्रकाश नारायण बहुत बड़े उस टाइम के नेता थे, तो वैसे कुछ नेताओं ने सजेस्ट किया कि प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया जाए। देखिए अब अलग अलग नियम घुसा रहा है, कौन है, का है, धर्म जाति सब तोरा जानना है, कै फीट के है, कै साल के है, अजब हाल। कहानी तोरा जानना है, काहे सरकार गिरा, उमें ये सवाल है, कहानी समझो। तो मोरारजी देसाई को वो लोग सपोर्ट किए, मोरारजी देसाई सरकार में आ गए। ठीक, अब मान लो ये में था, ये आ गए, इनको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। ये तो जुगाड़ में था कि कैसे हम बन जाए। एक चीज हुआ था, जब इमरजेंसी था ना, तो 1976 में इंदिरा गांधी संविधान संशोधन की थी, 42वां संविधान संशोधन, बहुत सारे नियमों को बदली थी। उसमें से कुछ नियमों को कुछ सुधार करना था और कुछ नया नया भी जोड़ना था। तो 1978 में एक नया संविधान बना, मतलब नया संविधान संशोधन हुआ। वो कौन किया? मोरारजी देसाई। 1976 में कौन करवाई है? इंदिरा गांधी। और 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार है। इस टाइम पे एक चीज और किया गया, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया जाने लगा, यानी कम किया जाने लगा। और लोगों में अफवाह फैल गई ना
कि हमने के संपत्ति सरकार जब्त कर लेगी, अब हम लोग का संपत्ति हमारा नहीं रहेगा। इस तरह के कई सारे सवाल पड़े। आंतरिक विवाद भी चल रहा है पार्टी को लेकर के, सरकार ही की, प्रधानमंत्री की, तो वो विवाद चल ही रहा था। प्लस में बाह्य विवाद भी हो गया, देश के जनता भी कि इसको हम सरकार चुन के गलती कर दिए, और अंततः में यहाँ पे मोरारजी देसाई की बहुमत जो है वो खोने लगी, लोग इनके विरुद्ध में होने लगे। ठीक, इन्हीं के पार्टी के लोग, जनता पार्टी के लोग ही इसके विरुद्ध हो गए, मोरारजी देसाई के विरुद्ध हो गए, और इनका सरकार गिर गया लगभग 78-79 के आसपास में। ठीक, 78 तक तो है, इसके बाद इनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई। अब बना कौन, चौधरी चरण सिंह। इनको सब सपोर्ट कर दिया, 272 से सीट ऊपर चला गया। चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति बुलाए, प्रधानमंत्री के शपथ दिलाए, और नया प्रधानमंत्री जनता पार्टी के ही नए व्यक्ति चौधरी चरण सिंह बन गए। लेकिन ये भी सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। वो विवाद जो था अंदर सातों पार्टी के अंदर, वो विवाद का निवारण ये नहीं कर पाए, और फिर इनका बहुमत खो गया। तो 2 बार बहुमत खत्म हो गया, 5 साल भी नहीं पूरा, 3 साल के अंदर में 2 बार। तो राष्ट्रपति कहना कि एक काम करते हैं, तू लोग के सही से शासन चलाने नहीं आ रहा है। प्लस में देश में भी कई सारे विवाद चल रहे थे संपत्ति सबको लेकर के, तो राष्ट्रपति सीधे लोकसभा के भंग कर दिए, लोकसभा के काम खत्म। जबकि लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष के होता है, 5 वर्ष के है ऐसे, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो बीच में भी उसको खत्म कर सकता है। अभी 77 में चुनाव हुआ था, 1977 में, अभी चल रहा 1980, बताओ का 5 साल पूरा हो गया है, अभी 3 साल हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति कहे कि हम लोकसभा भंग करते हैं और फिर से चुनाव करवाते हैं। 1980 में फिर से चुनाव हुआ, और ये जब चुनाव हुआ तो इसमें जनता पार्टी हार गई और कांग्रेस फिर से जीत गई थी 1980 में। पहल का चुनाव 1977 में, 1976 में कुछ नहीं थे। अरे 76 में इमरजेंसी लग गया था। पहले कहानी ऐसे समझो, पहले इमरजेंसी लगा 1975 से, तो 76 में चलना रह गधा। 25 जून 1975 को इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा हुई, और ये चला कहां तक, 1976 तक, लगभग 18 महीना चला था, यानी जून तक लगभग आसपास में। अब अपना 18 महीना निकाल लो कहाँ आ रहा है, 1976 में कौन महीना हो रहा है। ठीक, यहाँ 76 कर रहे हैं, हमरो कंफ्यूज कर देगा सब। 77 तक है, समझो इसको। 1975 में लगा और 18 महीने तक चला। 18 महीने चलते चलते टाइम आ गया था तुमको 1977। ठीक, और 1977 में फिर कहा गया कि अब आपातकाल आप खत्म कीजिए। तो जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, चुनाव फिर से होगा। तो जो लोग जेल में थे उनको जेल से बाहर निकाला जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। और ये सब काम हुआ, फिर जनता पार्टी की सरकार है 1977 में। आगे कहानी तो अभी बता ही दी है, फिर आगे पूछो। तो अब यहाँ पे 77 से 80 तक जनता पार्टी सरकार चलाई, लेकिन सही तरीके से नहीं चला पाई। राष्ट्रपति उसको भंग कर दिए, फिर से चुनाव हुआ, और अब की चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, और कांग्रेस की सरकार में जीत के इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। हाँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगी बेचारी। 1984 में इनकी हत्या कर दी जाएगी। 8 क्लास में याद करो, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो सिखों का मांग था कि हम अलग देश बनाएंगे खालिस्तान, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था, तो उन्हीं का 2 बॉडीगार्ड सिख जो था वो इनकी हत्या कर दी। इनका कहानी खत्म। बाद में इनका बेटा आता है और भारी बहुमत से जीतते हैं, लगभग 415 सीट मिला था। समझ गई? राहुल गांधी बेटा है, बैल कहीं के। राजीव गांधी या संजय गांधी उनका बेटा है। राहुल गांधी एक तरह से पोता कहो, संजीव तो कहना रहे, राजीव गांधी संजीव गांधी, संजीव ना, संजय गांधी, संजीव गांधी दूसरा। अरे तू पूरा खानदान के उन्होंने मत कर दो रे बैला कहीं के। संजीव गांधी जहां तक हमको याद है वो सोनिया गांधी के हस्बैंड थे। धर के में गांधी गांधी घुसेले है। आइयो मत समझना कि सब गांधी जी के खानदान से हैं, ये सब जवाहरलाल नेहरू के खानदान से हैं। सब सोचे लगता है कि गांधी मतलब गांधी जी के खानदान चला है। इंदिरा गांधी जिस तरह से बहादुरी से काम की थी ना, तो उनको अपना बेटी मानते थे महात्मा गांधी, और अपना नाम दिए थे कि आज से तू गांधी नेहरू नहीं है, इंदिरा नेहरू नहीं है, तू
इंदिरा गांधी है। जैसे मान लो हम इसको पूरा मानते हैं तो अपना नाम इसको दे दिए, तो ये हमारे खानदान से थोड़े हो जाएगी, नमो नमो अपन इसको दे दिए, वो कहानी था। तो जो गांधी परिवार है आज, वो महात्मा गांधी के परिवार से नहीं है, वो नेहरू जी के परिवार से है। क्लियर हुआ? चैप्टर पाए अब। तो पिछले 2-3 क्लास तो हम लोगों का डिस्टर्ब रहा, कुछ प्रॉब्लम में, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम से, कोई बात ना। आज हम लोग ऐसे है तो इंग्लिश, लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं किसको, पॉलिटिकल साइंस में। इसका दूसरा लेक्चर देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं जन संघर्ष, और इस संघर्ष में हम लोगों ने पहला संघर्ष पढ़ लिया है बिहार छात्र आंदोलन, जिसके कारण आपातकाल भी लगा। पूरे कहानी को पढ़ लिए हैं। बाकी के जो भी मुख्य आंदोलन हुए भारत में, उसको हम लोग देखते हैं। 15-20 मिनट आप लोग टाइम बर्बाद कर चुके हैं। हाँ, और मैया तोड़ जो सवाल था कि इस संडे स्पेशल में क्या है, तो इस संडे स्पेशल में आप लोगों को संस्कृत का सिर्फ बुक का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। ठीक, 100-150 के आसपास में पूरा कर्मवीर कथा तक। अच्छा, कर्मवीर नहीं पढ़ाई हुआ है, कल हम वीडियो डाले हैं ना, देखी है। जो छोड़ जाए दो, कर्मवीर छोड़ के हो सकता है। तो आज स्कूल जाना है। हम 10 मिनट में आपको कर्मवीर कथा की कहानी सुना दे सकते हैं, तो में आपका काम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का। पहले इसको क्लियर करो, शांति रहो, क्लियर करो, कहानी खाली समझते जाओ, तुरंत खत्म हो जाएगा। फिर 10 मिनट में वो कर देंगे। देखो, भारत में एक और आंदोलन हुआ है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जब शुरू हुआ था तब वो राज्य था उत्तर प्रदेश, लेकिन आज वो उत्तराखंड है। इसलिए अगर पूछे कि चिपको आंदोलन कहाँ हुआ है, तो उत्तराखंड ही बताना। तो उत्तराखंड में ये शुरू हुआ था, ये आंदोलन शुरू हुआ था 2-3 गांव से। कहानी का था, गांव वालों ने वन विभाग से ये मांग किया था कि वहां पे एक पेड़ होता था अंगू का, अंगूर नहीं, अंगू का पेड़ होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे वो अपने कृषि के लिए औजार बनाते थे, जैसे कुल्हाड़ी, कुदारी सब होता ना है, कुदाल, हंसुआ, सब के लिए बेट का जो काम करता है। तो उस तरह से कुछ औजार बनाने के लिए वन विभाग से कहे कि हमको अंगू का पेड़ काटने की अनुमति दीजिए, ताकि हम अपना कृषि के लिए औजार बना सके। और वन विभाग ने उनको काटने की अनुमति नहीं दी। चलिए कोई बात नहीं दिए। इनको ना देकर के वो किसको दे दिया, किसी प्राइवेट कंपनी वाले को। यानी मेरा यहाँ जंगल है, जंगल को बनाए हम, इसकी देख रेख हम किए, और हम मांगे परमिशन सिर्फ कि 2-4 गो लकड़ी काटने दीजिए, हमको कृषि के लिए औजार बनाना है, तो आप नहीं बनाने दिए। और किसी प्राइवेट कंपनी को पूरा जंगल काटने का अनुमति दे दिए, तो हमको गुस्सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए लोग क्या हो गए, गुस्सा गए और विरोध करना शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे जो खेल सामग्री बनाने वाले जो कंपनियां थी, उनको व्यवसाय के लिए ये दे दिए कि जाइए इससे बनाइए और लकड़ी से खेल के सामान बना करके बेचिए। लेकिन जिन किसानों का जंगल है, उनको खेती के लिए औजार बनाने की भी अनुमति नहीं मिली। जैसे ही गांव वालों को ये बात पता चला, गांव वालों बहुत दुखी हुए, गुस्सा हुए और कहें कि ये तो गड़बड़ हो रहा है, और वो सरकार के विरोध, वन विभाग के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए 2-3 गाँव के लोग। ठीक, गांव वालों का ये विरोध धीरे धीरे पूरे उत्तराखंड में फैलने लगा, पूरे उस इलाके में। क्या कि हर जगह की स्थिति यही थी। कहानी सब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना? पूरे गांव के लोग इसके विरुद्ध में हो गए। धीरे धीरे वो बात फैलते गया, और फैलते फैलते ये वन के बाद तो ये था, लकड़ी के बाद तो था ही, साथ ही साथ और भी जो सामाजिक मुद्दे थे उसको भी उसमें जोड़ दिया गया। जो भी शोषण वगैरह होता था किसानों का, जो उनकी परिस्थिति थी, बाकी सवाल को भी उसमें जोड़ करके आंदोलन को क्या कर दिया गया, बड़ा कर दिया गया। जैसे यहाँ देखो कि परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की जो भी परिस्थिति था, आर्थिक शोषण जो भी हो रहा था, उन सबसे जुड़ा हुआ सवाल वहाँ उठने लगा, मामला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव वालों ने सरकार से मांग किया कि जंगल की कटाई कोई भी बाहरी ठेकेदार आकर के नहीं करेगा। किसी बाहरी व्यक्ति को आप ठेका पे हमारे जंगल नहीं दे सकते हैं, लगाए हैं हम, तो हम समझेंगे कि इसको क्या करना है। आप सुरक्षा करने के लिए आए थे तो सुरक्षा कीजिए। आप आए सुरक्षा करने के लिए, यहाँ पे ठेका पर देके कटवा रहे हैं, तो ऐसा सुरक्षा हमको नहीं चाहिए। अब प्लस में हमको जब जरूरत पड़ रही है तो आप हमको नहीं लेने दे रहे हैं और किसी और को दे दे रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने यहाँ पे मांग कर दिया सरकार से कि बाहरी ठेकेदार को यहाँ पे हम एंट्री नहीं करने देंगे, ये चीज तो नहीं चलेगा। उनकी मांग एकदम गांव वालों की स्पष्ट थी कि जो जल जंगल जमीन है वो स्थानीय लोगों की है और उस पर अधिकार भी
स्थानीय लोगों का होगा, कोई बाहरी व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होगा, किसी ठेकेदार का अधिकार नहीं होगा। इन संसाधनों पे गांव वालों का नियंत्रण होगा, न कि किसी और का। ये चीज चलते रहा। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारी का आर्थिक मुद्दा उठाकर भी आगे बढ़ाया। जो वहां पे वन में काम करने वाले या जो भी कर्मचारी लोग थे, वो भी बहुत कम वेतन में वहां पे काम करते थे, वो लोग भी आंदोलन में जुड़ गए, कहे कि हमरो बड़ा दिक्कत है, हमारा वेतन नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो उसको भी आंदोलन में जोड़ दिया गया कि जो वन कर्मचारी हैं या भूमिहीन वन, जिनके पास भूमि नहीं है, वन से उनका जीवन चलता है, उसी की देख रेख करते हैं, तो जो पगार मिलता है वो वेतन बढ़ाइए, वो पगार बढ़ाइए, क्योंकि उससे उसका जीवन यापन नहीं हो रहा है। यानी कि कहानी शुरुआत तो एक पेड़ से लेकर के और उससे जुड़े जितने भी और मुद्दे थे उन सबको उस आंदोलन में जोड़ दिया गया। और दिन प्रतिदिन ये जो मामला है, ये जो प्रदर्शन है वो बड़ा होते गया। और इस तरह से यहाँ पे देखिए तो कहा जा रहा है कि चिपको आंदोलन में, यही आंदोलन तुमको चिपको है, चिपको में ये भी पढ़ते हैं कि उसमें लोग क्या करते थे, पेड़ को ऐसे धर के लिपट जाते थे, काटना है तो पहले हमको काटो फिर पेड़ काटना, ठीक। तो इसमें महिलाओं की भी भूमिका बहुत ज्यादा था, अग्रणी रूप से वो लोग भी भूमिका निभाई थी, क्योंकि जंगल की कटाई में ठेकेदार क्या करता था ना कि वहां के पुरुष सबको दारू पिया पिया के, शराब कहता कि चलो जंगल काटे, अब भर दिन उसको कटवाता था, मरवा दिया, चलिए। अब इससे जो महिलाएं हैं उनका जो घर है, जिसे मान लो हम पुरुष हैं, हमको ठेकेदार आया, कहा कि सांझ के मिल जाती है एक बोतल मुर्गा, चलो पार्टी होता ही काटो, हम भर दिन काटे मुर्गा दारू के चक्कर में। सांझ के तो कुछ कमा के घर नहीं है, तो मेरे घर की स्थिति क्या होगी, आर्थिक स्थिति से तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। अब हमारी पत्नी कैसे उसको हैंडल कर पाएगी, बेचारी घर अकेले, ठीक, जहाँ भी है। तो अब वो गुस्साएगी। ये कहानी पूरे गांव की थी, और एक गांव की नहीं, आसपास के कई गांव की ये कहानी थी। तो सभी गांव की महिलाएं इससे दुखी थी, वो लोग भी आंदोलित हो उठी, कहे कि एकदम सही कर रहा है, ये सब ठेकेदार हमने के मर्द के बिगाड़ के धर दिया है। तो आंदोलन में महिलाएं भी शामिल हो गई, और कही कि जो करता है वो बहुत गलत है, शराब बंदी करो, काम करवाओ, तो हमारे मर्द के पैसा दो, बात हुआ खत्म, ठीक। क्योंकि इसका बुरा परिणाम पड़ा था उनके घर पर, आर्थिक स्थिति उनका कमजोर हो रही थी। प्लस में ये लोग जब पी पा के जाता है तो औरत से, बाल बच्चा से रिस्पेक्टफुल्ली बात नहीं करता है, सीधे निकालता है बेल्ट, मुंगरी, तसला जे मिलता है मार के औरत के, बाल बच्चा के, सबके होंक देता है, घर के बर्तन सर्तन सब एक कर देता है, क्लियर। आप लोग गांव घर में देखते होंगे इस तरह के लोगों को, ठीक। घर भर, जिसके घर में शराबी हो गया उसका घर बर्बाद, ठीक। तो अगर शराब के लत है तो छोड़ दीजिए, और नहीं है तो बहुते भाग्यशाली हैं, कोशिश कीजिएगा कि जीवन में उसका लत ना लगे। हाँ, तो मैया पूरा कुल खानदान बर्बाद। अगर लड़कियों टल्ली हो जाए, आजकल के हो रही है शहर में, वो लोग भी मारती है पब में जाके, हाँ गाँव में हो रही है, होता है ना, तो उसका तो पूरा कुल खानदान बर्बाद, ठीक, पूरा। मतलब कहो कि उसमें फिर मतलब उसके घर के जो लोग हैं, पति भी शराबी या पत्नी भी शराबी, मान लो, तो दोनों अगर शराबी है तो समझो कि उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं, खाली 2 गो पैर या 4 गो पैर छोड़ के, जो फिजिकली जो अंतर है प्रकृति के, जो शरीर की बनावट, उसको छोड़ के बुद्धि से वही है, उसका घर बर्बाद है। और अरे यहाँ अशिक्षित लोग पीड़ा है मानते हैं, पढ़ल लिखल कि हम मॉडर्न है, एक के ढार के पति या पत्नी दोनों बाल बच्चा वो देख रहा है, तो वो कुछ करेगा, वो मार रहा है। अब वो आधुनिक है, चप्पल से मारो उसन के, उसन आधुनिक वाला मिल जाए, अब बोले कि हम बहुत पढ़ल लिखल, मार चप्पल से ओकरा, कोई बेशर्मी न ओकरा मारे में, ओकरा कहल जाए पढ़ल लिखल, बेहाया बेशरम के। ये सब कौन आदत है जी। अरे एगो तो कि पुरुष में खराब चीज था, तू लोग है, मतलब तोरा आजादी मिलल का करे लगल का। अब खैर जो भी है उन्हें के बात उन्हें छोड़िए। महिलाओं ने शराब खोरी के लत के विरुद्ध आवाज उठाया, और चिपको आंदोलन में वो भी शामिल हो गई। चिपको आंदोलन और थोड़ा बड़ा हो गया, महिलाएं भी घुस गई अपना बात लेके कि हाँ हमरो बात है, हमार मर्द सके दारू पिया पिया के घर का बिगाड़ के धैले, ये सब ठेक दरमन, इसके तो जेल में डाले के चाहे, मारवे झरू ये से। देखिए, तो इस तरह से वहां के जो भी सामाजिक मामले मसले थे, जो भी मुद्दे थे, वो सब इस आंदोलन में जुड़ गया, आंदोलन बड़ा हो गया, और अंततः यहाँ पे उस आंदोलन को सफलता मिली। सरकार को नियम कानून बनाना पड़ा, और 15 वर्षों तक उस क्षेत्र में पेड़ के कटाई पर रोक लगा दिया गया, नहीं कटेगा। तो सरकार झुकी, आंदोलन किए, सरकार पर दबाव डाले,
और लोकतंत्र को एक नया परिभाषा दिए कि देखिए यहाँ जनता की बात चलती है, जनता की आवाज पे काम होता है, न कि सरकार के मनमानी पर। तो ये उदाहरण रहा उसका। उसके बाद 1970 के दशक के बाद भी इस तरह के कई सारे आंदोलन अलग अलग क्षेत्र में होते रहे। ठीक, उसके बाद एक है तुमको दलित पैंथर, ये हुआ था तुमको महाराष्ट्र में। हुआ ये था कि हमनी के पता है कि जब संविधान बन रहा था तब भीमराव अंबेडकर ने अपना एड़ी से चोटी तक बल लगा करके संविधान में आरक्षण लगवाए थे कि आरक्षण तो आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो हम संविधान सभा से इस्तीफा दे देंगे। और सबको पता था कि अगर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में नहीं है तो संविधान तो बनेगा नहीं, तो अपने बल पर लाए थे। लेकिन वो आरक्षण मिलने के बाद भी आज तक में भी तुम देख सकते हो वो समानता अब तक पूर्णतः नहीं आया है, आज भी भेदभाव ये सब कायम है। तो ये चीज़ महाराष्ट्र में भी था। तो वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे ना, जो झुग्गी झोपड़ी में से निकल के आए थे पढ़ लिख के दलित समाज के लोग, उन लोगों ने अपने अधिकार के लिए एक आंदोलन चलाया था और एक संगठन बनाया था। वही संगठन के क्या नाम है? दलित पैंथर। देखो, दलित पैंथर महाराष्ट्र के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलावों से संबंधित है, अपने स्थिति में बदलाव के लिए लाए थे। हम लोगों को पता है कि अंबेडकर जी हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को समाज में एक गरिमापूर्ण जीवन एक स्थान दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए, संविधान में आरक्षण दिलाए, कई सारे नियम कानून बनाए, छुआछूत को खत्म किए, भेदभाव खत्म किए। लेकिन फिर भी ये चीज खत्म नहीं हुआ था। अभी भी भारत में लंबे अरसे तक उन लोगों का शोषण होते आ रहा था और वर्तमान में भी हो रहा था। ये कहानी है तुमको 1972 के आसपास के, या आज भी तुम उस चीज को देख सकते हो। तो अभी भी शोषण हो रहा है, उनको लंबे समय से उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है और वे लोग इस चीज को सह रहे थे। संविधान बनने के बाद ही परिस्थिति लगभग वैसे ही थी। तुम देखो, एक फिल्म है मांझी द माउंटेन मैन, एक मुसहर जाति पर कहानी, उसमें दिखाया गया है जब हीरो के एंट्री होगा तो उसी दौरान अखबार में न्यूज आता है कि छुआछूत खत्म, यानी कोई किसी को छू सकता है। और वो बाहर से आते रहता है, कमा के एकदम बढ़िया बढ़िया पहनले रहता है, जाता है अपन गांव में, और गांव के जो मुखिया है ना उनके जाके कहता है मुखिया जी प्रणाम, मुखिया जी के बेटा के फलना भैया प्रणाम। मुखिया जी प्रणाम करते हैं, सूट बूट में बढ़िया आदमी एकदम नया नया कुर्ता उर्ता पहन के जाता है। फिल्म में देखेगा तो दिखाता है, वो लगता है पीला शर्ट और लाल थी फुल पैंट पहनले रहता है, चश्मा उसमें लगा के एकदम जाता है। अब मुखिया जी पूछते हैं कि बाबू सब तो ठीक है लेकिन माफी चाहते हैं, को बात बता, तू है कौन, हम पहचान नहीं रहे हैं। तू कहता है कि पहचानिएगा कैसे, बचपने में तो हम घर छोड़ के चल गए थे, अरे हम दशरथ मांझी, अपन बाप के नाम बताता है कि फलना मांझी के बेटा, जैसे ही बोलता है 1 लाख, अरे मुसहर हो के तू हमको छू दिया रे, लेकिन छुएंगे नहीं, सरकार छुआछूत खत्म कर दिया है। तो 1900 का बेटवा आता है 1 लाख, सरकार कहेगी तो तू सर पर चढ़ के मुतेगा, अब मार था। यहाँ कहानी ये बता रहा है कि छुआछूत खत्म तो हुआ था, नियम बना था, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उसको बड़ा मारता है, मार के मुंह नाक सब फोड़ देता है। ठीक, फिर ओकर सब मुसहर दोस्त जो रहता है वो आता है बचा के उसको ले जाता है। दूसरा सीन में दिखाएगा कि पूरा कपड़ा उपड़ा फटल है, चश्मा से टेढ़ा होल है, आखिर मुँह के जा रहा है। ये स्थिति थी। ठीक, तो 1972 के 70, 72, 80 तक या आज तक में देखो तो ये चीज पूरे तरह से अभी नहीं सुधरा है, ये चीज आज भी चल रहा है। और लगातार वहाँ के जो शिक्षित दलित समाज के जो लोग हैं वो लगातार अपने हक की मांग कर रहे हैं, लगातार उस आरक्षण की सरकार में अपना अधिकार, समाज में अधिकारों को लेकर के लड़ रहे हैं। आज भी ये लड़ाई चल रही है। ठीक, तो उस दौरान भी 70 के दशक में ये आवाज उठी थी। और जो शिक्षित दलित समाज के लोग थे, जो कि ज्यादातर शहर के झुग्गी झोपड़ी वाला जो बस्ती है वही में पल के बड़े हुए थे, तो वो उस कष्ट को सहे थे, तो बाकी लोगों को उससे बाहर निकालना चाह रहे थे और उसके लिए वो सरकार से मांग कर रहे थे। और इसी के लिए 1972 में उन लोगों ने एक संगठन की स्थापना किया जिसका नाम रखे वो दलित पैंथर्स, जिसका गठन कब हुआ है? 1972 में महाराष्ट्र के युवाओं ने। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में। कौन क्या था? सब जो नौजवान लड़का था वो सब 1972 में नाम का रखा दलित पैंथर्स। ठीक, भारतीय संविधान में छुआछूत की प्रथा को तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी छुआछूत समाज में से खत्म नहीं हुआ था।
नियम में आ गया था लेकिन खत्म नहीं हुआ था। 60-70 के दशक में सरकार इस संबंध में कई सारे नियम कानून भी बनाए थे ताकि ये छुआछूत खत्म हो, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब इन लोगों ने अपना संगठन बना करके सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। इतने लोग हम लोग हैं, अगर हमारी बात ना मानिएगा अगला इलेक्शन में सपोर्ट नहीं करेंगे, सोच लीजिए। ठीक, कई बार इनके साथ सामाजिक हिंसा, मारपीट, भेदभाव, बदतमीजी, दुर्व्यवहार, ये सब चीजें अभी भी चल रही थी, आज तक चलता है, ये 2025 में भी चलता है। आज भी नीचे जाति वाला को लोग धर के पीट देता है ऊपर कास्ट वाला, तो पूर्णतः आज थोड़े खत्म हुआ। अरे पहले से स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन तब और बदतर थी। कोई एगो फिल्म है, तू लोग तो खाली खेसारी लाल के फिल्म देखे में मस्त रहा। एक फिल्म है गुठली, हम एक दिन यहाँ पे लोग बच्चों को दिखा रहे थे, उन्हें देखा है साइकिल वाला जाता है छूता है, तो अब पैसा में कैसे बोलती है कि पैसा लक्ष्मी होता है, लक्ष्मी में छूत ना होता है, आ तू छूत वाला हो कि हमारा साइकिल कैसे छू दिया। चेवा बेचारा छू लेता है गिलास तब मार के ओकरा, देखा है गुठली के पप्पा के मारता कि फेंका जाता है रोड पर। ये सब बर्ताव होता था सही में, और आज भी कई जगहों पे होता है, समझ गई। तो वो लोग अपने हक की मांग कर रहे थे, उसी के लिए इसको बनाए थे। उसके बाद दलित महिलाओं के साथ तब भी दुर्व्यवहार होता था, आज भी होता है। छोटी मोटी बातों पर को लेकर के दलित महिलाओं को परेशान किया जाता था, आज भी किया जाता है। तो ये सारी बातें थी, और इन सब बातों से वो परेशान हो चुके थे। सरकार इस उत्पीड़न को रोकने में सफल नहीं हो रही थी, उसके जो भी नियम कानून थे वो बेअसर हो रहे थे। उस टाइम पे एक पार्टी थी जो दलितों को सपोर्ट में थी, उसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक राजनीतिक दल है जो दलितों का सपोर्ट तो कर रही थी, लेकिन ये पार्टी सरकारें में नहीं आ रही थी। छोटा सा पार्टी है, नहीं अलग पार्टी है। तो ये पार्टी दलितों के पक्ष में है, दलितों के लिए आवाज उठा रही है, लेकिन छोटा पार्टी है, सरकार में नहीं है। तो आप विपक्ष में रह के कुछ नहीं कर सकते। नियम कानून ये सब पूरा पावर तो सरकार में जो है उसके पास है। ये कहो कि इस टाइम पे कांग्रेस के पास है। तो ये सब चीजें हो रही थी, तो चुनावी राजनीति में पार्टी असफल है, तो बात वहां तक पहुंच नहीं रही थी। और इन सब कारणों से यहाँ पे दलित पैंथर्स का जन्म हुआ, और वे लोग अपना हक के मांग करने लगे, और उसके लिए अपना आंदोलन वगैरह जो भी है वो करने लगे, सरकार पे दबाव डालने लगे। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में दलितों के बढ़ रहे अत्याचारों से लड़ना दलित पैंथर्स का मुख्य जिम्मेवारी बन गया, कि महाराष्ट्र में कहीं भी किसी दलित के साथ अत्याचार होगा तो पूरा दलित पैंथर्स उसके साथ खड़ा हो जाएगा, यानी पूरा दलित समाज उसके साथ खड़ा रहेगा और उसको उसका हक दिलवाएगा, उसके साथ खड़ा रह के। ये उसकी जिम्मेवारी बन गई थी। ठीक, इसने दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर लगातार विरोध आंदोलन चलाया। कहीं भी कोई दलित के साथ कुछ अत्याचार हुआ था, पूरा दलित ये दलित पैंथर्स के जो नौजवान है वो सब मिल के आंदोलन कर देगा, सरकार पर दबाव डाल देगा। तो ये सब काम ये करना शुरू कर दिया अपने हक के मांग के लिए। फाइनली जाकर के 1989 में सरकार एक ऐसा कानून बनाया जिससे कि दलितों पर होने वाला अत्याचार कम हो। कुछ कम भी हुआ, लेकिन पूर्णतः तो आज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। कुछ कठोर नियम बनाए गए कि जेल में डाल देंगे, 20 वर्षा सजा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई सारे नियम बनाए ताकि ये रुके। लेकिन फिर भी आज अभी हम बात करें, आज क्या तारीख है? 20 है, 19 है, मारेंगे मर जाएंगे। 19 तारीख 9वां महीना 2025 को 8:41 में भी बात करें तो अभी ये पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है, अभी भी ये चीज है। बाद में दलित पैंथर्स के विचारधारा जो है वो बदला और उसने बाकी चीजों को भी अपने नियम में लागू कर लिया। जैसे जाति प्रथा से हमको उन्मूलन चाहिए, जो भूमिहीन गरीब किसान है उनके समस्याओं का निवारण कीजिए, यानी उनका खत्म कीजिए का उनका समस्या है। शहर में जो मजदूर रह रहे हैं या जो दलित परिवार के लोग रह रहे हैं, जो दलित मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसको खत्म कीजिए, उनका शोषण जो हो रहा है उसको खत्म कीजिए, उनका वेतन की व्यवस्था कीजिए। धीरे धीरे इनका मांग भी बढ़ने लगा, सरकार पे अपना दबाव डालने लगे। तो ये सब चीज भी पहले तो शुरू हुआ था कि दलित के साथ अत्याचार होगा तो हम सब मिल करके उसके लिए लड़ेंगे। बाद में उस अत्याचार में इन सब चीजों को जोड़ दिया गया और ये सरकार पे दबाव बनाने का काम किया। समझ गए? आगे तुम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा दबाव समूह। ये सब वो दबाव समूह है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। दलित पैंथर्स कोई राजनीतिक पार्टी
नहीं है। दलितों का एक अपना समूह है जो सरकार पर दबाव डालती है। अगर पूछ दे कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो लिखना कि लोगों का एक ऐसा संगठन जो अपने हित को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव डालती है, तो वैसे समूह को हम दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण में तुम डाल दो दलित पैंथर्स, छात्र संघ, किसान संघ, मजदूर संघ, ये सब क्या चीज है? दबाव समूह है। समझ गए? अब आगे देखिए, दलित पैंथर द्वारा चलाए गए आंदोलन से पढ़े लिखे भारतीय दलित युवक को एक ऐसा मंच प्राप्त हुआ जहां से वो अपने विचारधारा को आगे बढ़ा सकते थे। अपने पॉजिटिव जो भी विचारधारा है उसको लेकर के वो समाज में आ सकते थे, लोगों तक पहुंच सकते थे, सरकार के पास जा सकते थे। कोई नियम कानून ऐसा वैसा है तो उसके खिलाफ वो विरोध कर सकते थे। तो ये सब कहाँ से उनको मिला? दलित पैंथर। आप उससे जुड़ जाइए। जितने बड़ा रहेगा संगठन, सरकार पर दबाव उतने ज्यादा रहेगा। तो ये एक चीज हो गया था। उसके बाद है यहाँ पे देखो, ये भी एक दबाव समूह है, ये भी एक संगठन है, पार्टी नहीं है, और ये भी सरकार पे दबाव डाला है, भारतीय किसान यूनियन। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, यानी 1980 के बाद 81, 82, 83 जो चल रहा है, सब मिलाकर के टाइम याद रखना। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में भी हम ये चैप्टर में अगर रहेगा तब करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक में अगर रहेगा तो। 1991 में भारत में एक नया नीति लाया गया, उसका नाम है उदारीकरण। इसके तहत विदेशी कंपनियों को भी भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया कि आप भारत आइए, अपना कंपनी लगाइए। वो हम जब वैश्वीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ उसको और बढ़िया से हम लोग समझेंगे। फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि ये किया गया। उससे पहले 1960 के दशक में हमनी के देश में एक चीज हुआ था, उसका नाम है हरित क्रांति। इसके तहत कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की गई थी। वैज्ञानिक तरीके से रासायनिक खादों का प्रयोग करके हम लोग अपने उत्पादन को बढ़ा रहे थे, और इसमें सबसे ज्यादा फायदा हुआ था हरियाणा, पंजाब, और पंजाब से सटे हुए जो पश्चिम के उत्तर प्रदेश है, यानी ये देखो ये पंजाब है और ये मान लो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के इस वाले इलाका जो इससे सटा हुआ था, इसको बहुत फायदा हुआ। गेहूं, गन्ना, चावल ये सब जो उपजाया, वहां के समझो कि वो व्यापारिक फसल बन गया। ऐसे एक खदान फसल है, हम लोग खाने के लिए रोपते हैं, लेकिन वो लोग के लिए वो व्यापारिक फसल बन गया। उससे उनका जीवन यापन होता था। बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन आज भी गेहूं के होता है पंजाब, हरियाणा इस सब इलाके में, उत्तर प्रदेश में। तो वो लोग उत्पादन करके बेचने लगे। अब यहाँ पे सवाल ये था कि अगर विदेशी कंपनी आएगा तो कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, तो हमारे तो यहाँ पे जो फसल है उसका दाम गिर जाएगा, हमको फायदा उतना नहीं मिल पाएगा। प्लस में ये भारत है, तो भारत राज्यों का संघ है, कोई भी राज्य में हमको आने जाने, व्यापार, रोजगार सब करने की आज़ादी है, मौलिक अधिकार है। उससे भी उन लोगों को नुकसान होता था। यहाँ के सामान वहाँ बिकने चला गया, बिहार के गेहूँ वहाँ चला गया, तो उसका दाम गिरेगा ना जी, खाली वहीं वाला रहता था, नहीं गिरता। तो इस तरह की कई सारी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को लेकर के किसान यूनियन ने, उधर के जो पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं, उन लोगों के एक संघ था, और उन लोगों ने सरकार से इसके खिलाफ आंदोलन चलाया। अब उस आंदोलन का पढ़ो एक एक करके। देखिए, उदारीकरण की नीति अपनाया गया, जिसके चलते जो नकदी फसल है उसके बाजार में संकट खड़ा आ गया। मतलब इनके सामने संकट आ गया कि अगर ये चीज रहेगा तो हम लोग के सामान सही दाम से नहीं बिक पाएगा। हरित क्रांति के बारे में बता ही दे कि हरित क्रांति आने से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, किसान को काफी फायदा हुआ था, और लग रहा था कि, और इसके बाद जो गन्ना, गेहूं है, ये सब वहां के नकदी फसल बन गया था, व्यापारिक फसल बन गया था, फसल बेचिए और पैसा कमाइए। लेकिन उदारीकरण आने से इनको एक समस्या थी। समस्या ये थी कि इनका कंपटीशन बढ़ जाता। भारतीय किसान यूनियन ने यहाँ पे कुछ मांगे रखी, वो मांग हम नीचे देखें, पहले ऊपर देखो। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्यों में बढ़ोतरी करने, कृषि से संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त करने की, समाप्त करिए, एक राज्य दूसरे राज्य में जाए, बेचे, ये सब जो भी नियम है वो लाइए, और एक दाम फिक्स कर दीजिए बिजली का, क्योंकि खेती में बिजली का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पटाने में, सिंचाई करने में बिजली चाहिए, ताकि बिजली के दाम कम कीजिए। ये सब उसको समझो कि ये मांग है। अगर पूछ देवे कि किसान यूनियन की क्या मांगे थी, ए लड़का देखो सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, किसान यूनियन की क्या मांगे थी। पहला चीज, गन्ने और गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी कीजिए, यानी जो दाम है सरकारी,
अगर 10 रुपये तो उसको 15, 12, 13 कुछ दाम इसका आप बढ़ाइए, पहला मांग था। दूसरा, कृषि संबंधित उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवाजाही पर लगी पाबंदियों को समाप्त कर दीजिए। ये जो पाबंदी लगाए हुए हैं कि इस राज्य का उस राज्य में नहीं बेचेगा, उस राज्य की इस राज्य में नहीं बेचेगा, उसको हटाइए ताकि हमको दूसरे राज्यों में भी जाकर के अपना सामान बेचने का मौका मिले। ये दूसरी मांग थी। तीसरी थी कि जो बिजली है उसका दाम कम कीजिए, क्योंकि खेती करने में बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है और अगर वो बिजली की पूर्ति ना होगा तो खेती नहीं होगा। अब पूर्ति करने में लोगों को बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता था, तो इनका कहना था कि बिजली के दाम जो है वो कम कीजिए। उसके बाद जो किसानों के बकाया है कर्ज, वो कर्ज को माफ कीजिए और साथ ही साथ किसानों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत कीजिए। ये सब उसका मांग है। 4 गो 5 गो जो दिखा है, 1 2 3 4 5। अब जब 5 मांग है तो ये तुमको लघु और दीर्घ कोई में पूछ सकता है। दीर्घ में पूछेगा तो 4 5 लिखिए, लघु में पूछा तब पूछेगा कि 2 बताइए 3 बताइए, तो उतना लिखिए। समझ गए? तो ये मांगे थी। अब ये ऐसा मांग था जो देश के अन्य किसान संगठनों ने भी उठाई थी। सब कोई मांग कर रहा था, पूरे देश के एक तरह से कोई किसान। जैसे यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र में वो किसानों का संगठन था जिसका नाम है शेतकारी संगठन। ये किसानों का एक संगठन है और उसने भी एक आंदोलन चलाया था और आंदोलन में कहा था कि औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध ग्रामीण कृषि क्षेत्र का संग्राम घोषित कर दिया। यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के सामान कम, उसको बढ़ावा दो, ग्रामीण क्षेत्र के चीज़ों को बढ़ावा ज़्यादा मिलना चाहिए, वो ज़्यादा बिके, उसको आगे बढ़ाइए। इस तरह के इसका भी मांग चल रहा है महाराष्ट्र में भी, इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में भी ये किसानों का मांग चल रहा था। और यहाँ पे किसानों ने सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए रैली किया, धरना दिया, प्रदर्शन किया और कई सारे यहाँ पे काम किए और इन सब काम को करके सरकार पर दबाव डालने का प्रयास किया गया। उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका उधर पश्चिम के तरफ, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र में हजारों किसान यहाँ पे इस आंदोलन में भाग लिए और आंदोलन को और बड़ा बनाने में योगदान दिए कि जितने बड़ा होगा सरकार पर उतने ज़्यादा दबाव रहेगा। वो 5 मांग जो अभी बताए हैं उस मांग को मनवाने के लिए 1980 के जनवरी में उत्तर प्रदेश में जो मेरठ शहर है वहाँ बिजली के दर में बढ़ोतरी कर दी गई। ये लोग मांग कर रहा था कम करे के, और वहाँ पे क्या हो गया था और बढ़ा दिया गया था। जैसे ही बढ़ा 20,000 किसान वहाँ पे जमा हो गया आंदोलन करने के लिए कि बिजली के दाम नहीं बढ़ेगा, कम कीजिए। हमने कहा अभी जो किसान के जो मीटर है ना उसका बिजली बिल बहुत कम होता है, बहुत कम, समझ गई? तो हाँ उतना है कि इतने, जैसे मान लो हमने के लग रहा है जैसे मान लो 5 रुपये पर यूनिट, तो सबके रहेगा 1-2 रुपये पर यूनिट, और उसी आधार पे फिक्स नहीं रहता है, उसी आधार पे आपको वो औसत निकाल के आपके पास बिजली बिल भेजते रहेगा कि कितना यूज कर सकता है महीना के अनुसार। ठंडा के दिन में थी मोटर के बिजली बिल तो कम आएगा और गर्मी के दिन में ज़्यादा आएगा, क्योंकि अभी जो सीजन है गर्मी वाला और इस टाइम पे धान की खेती हो रही है, इस टाइम पे पानी की आवश्यकता ज़्यादा होता है, तो आप बिजली ज़्यादा यूज कीजिएगा। ठंडा के दिन में तो गेहूँ रोपते हैं, 1-2 बार पटा दीजिए काम खत्म, तो उस टाइम पे कम आता है। अब जो भी है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मांग कर रहे थे ये लोग कम करने का, मेरठ में उल्टी और बढ़ गया, तो 20,000 किसान इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कि ये जो चीज़ चल रही है वो गलत है और सरकार को चारों तरफ से घेर लिए। समझ गए? बाद में उसमें सुधार किया गया। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनेगा। ये महेंद्र सिंह, अरे इधर आओ ना, है बॉक्स में पढ़ो, हाई बॉक्स में देखो क्या है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे, तो याद रखना महेंद्र सिंह। देखो अरे यार महेंद्र सिंह टिकैत है ना जी किताब में, कि गलती लिख दिए हैं? महेंद्र सिंह टिकैत है, टिकैत, हाँ। तो महेंद्र सिंह टिकैत थे जिन्होंने, और एक उसके समिति के जो संयोजक थे जो उसको चलाने वाले थे, उनका नाम था एम युद्धि वीर सिंह, ठीक, यानी वीर सिंह और टिकैत सिंह। इन दोनों ने कहा था सरकार को कि अगर कृषि को विश्व व्यापार संगठन के दायरे से बाहर नहीं रखा गया तो देश को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यानी सीधा सीधा धमकी था कि विश्व व्यापार आप कीजिए,
लेकिन बाहर के सामान प्रोडक्ट भारत में आप ला के नहीं बेच सकते हैं। बेचिएगा तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा और उसका आपको भुगतान तो करना पड़ेगा। पूछ देगा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे, यही पूछता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, ठीक। आगे देखिए, ताड़ी विरोधी आंदोलन ये चला था आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला के दुबरगंटा नामक गांव से ये आंदोलन शुरू हुआ, जहां पे पुरुष को ताड़ी पिला पिला करके, शराब पिला पिला के भर दिन काम कराया जाता था। इसकी स्थिति बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी हम तुमको बताएं। हाँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उस टाइम पे था, अभी उत्तराखंड है। ठीक, हाँ, चिपको आंदोलन जैसा। और ये कब शुरू हुआ था? 1990 में। और ये शुरू करने वाले कौन थे? महिलाएं सब। हुआ ये था कि 1992 के सितंबर अक्टूबर के माह में महिला अपने आस पड़ोस के मदिरा के बिक्री पर पाबंदी की मांग करने लगी। ये जो मदिरा मतलब शराब है, ये शराब से हमारा घर बर्बाद हो रहा है, इसको आप क्या कीजिए? बंद कीजिए और गांव के आर्थिक व्यवस्था में सुधार कीजिए, ताकि ये सब शराब न पिएगा, पैसा घरे लाएगा तो घर की स्थिति में। अब मान ले पिया के यहाँ नाक के नथिया उथिया सब दे तू, गाना ना सुन ले कि गहना गाड़ी बेचल तभी वो उधार बा, दिन पर दिन बिगड़ल जाता रुपवा के दासा नासा छोड़वा की ना है, दिन भर खेला तारा जुआ बोलाई के, कैसे कैसे गाना है अंकित भैया। ठीक, कितना मस्त गाना है शराब के खिलाफ। तो यहाँ पे वो लोग कहे कि महिलाएं की ना दारू बंद होके चाहिए, ठेके पे पहुंचे कि दारू बंद करना, मार झड़ुआ के अस्तित्व कर दो। ठीक, क्यों बंद करवा रही है? तो वहां के पुरुष को शराब की लत लग चुकी थी, जिसके कारण उनका शारीरिक मानसिक स्थिति खराब, वो घर के काम में भी कोई किसी तरह से मदद नहीं कर पा रहे थे, बाहर भी काम करने नहीं जाते थे, घरे लड़ झगड़ के जो भी रुपया पैसा है, धान चावल सब बेच बाच के क्या करते थे? दारू पी जा रहे हैं। लगभग 5000 गांव की महिलाएं एक साथ मिलकर के आंदोलन को शुरू की। ये को दो गांव नहीं है, 5000 गांव है। आंदोलन धीरे धीरे बड़ा हो गया। इन लोगों ने यहाँ पे इसको लेकर के अपना एक लेटर लिखा, लेटर लिख के भेज दिया जिला अधिकारी के पास, एकदम डीएम के पास, कि शराब बंद कराइए, हमारे देश हमारे गांव की स्थिति, घर की स्थिति बहुत खराब है। धीरे धीरे ये आंदोलन भी फैलते गया और फैलते 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 पूरे समझो कि आंध्र प्रदेश में फैल गया। और वहां पे इन लोगों का एक नारा बन गया था, और नारा के नाम था ताड़ी की बिक्री बंद करो। ये बउआ नारा तो एक साधारण सा था, और तो ताड़ी में शराब भी न था, ताड़ी नशा वाला चीज ना है, हाँ उसमें भी होता है। हाँ तो पिए ना खूब, मार गिलास, सेहत में अच्छा है। हाँ नहीं, हम शराब पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, शराब पीते हैं। कभी देखेगी पीते हुए? तो हाँ, आपके हमारे घर में कुछ फंक्शन होगा ना तो आना, तो देखना क्या बात कर रही है। एगो अरे जीना है तो पीना है। तो वो शायरी तुमको नहीं सुनाए हैं कि जब से वो शख्स जुदा हुआ, टूटा सारा ख्वाब है, तो लत लगी मधुशाले की, हर मर्ज का दवा अब शराब है। समझे, हम शराबी नहीं थे, हमको बना दिया गया है। वो शख्स तो बता तो नहीं, वो शख्स का नाम आगे देखो। ये नारा तो था ताड़ी की बिक्री बंद करो। सुनो इधर थोड़ा सा है, ये एक छोटा सा नारा है, ताड़ी बिक्री बंद करो, छोटा सा नारा है, लेकिन इस नारे ने पूरे महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया। महिलाओं के जीवन को तो प्रभावित किया ही किया, साथ ही साथ वहां के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सवाल मुद्दों पर सवाल उठने लगे कि क्या स्थिति है, ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि महिलाओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। और वहां पे महिलाओं की प्रतिभा को देखा गया। और आगे चल के 1990 में जब 73वां 74वां संविधान संशोधन हो रहा था स्थानीय सरकार वाला, तब महिलाओं को आरक्षण देकर के सरकार में लाया गया कि आप में योग्यता है सरकार में आने की, अगर आप आंदोलन कर सकते हैं तो आप सरकार में भी आ सकती हैं। तो ये कहो कि ये महिलाओं को जो आरक्षण मिला, राजनीति में जो एक तरह से उनको हिस्सेदारी मिली, कहीं ना कहीं उसमें उस आंदोलन का बहुत बड़ा भूमिका था, ताड़ी विरोधी आंदोलन के। वहां से सरकार को लगा कि नहीं, महिलाओं को भी सरकार में लाना बहुत जरूरी है, और स्थानीय सरकार में उनको स्थान दिया गया।
अरे तोड़ में तो कुछ जैवो करता है, हमर गौवा के तो रास्ते भुला गया है, समझ गया। हाँ, तो जो मुखिया है ना फिलहाल वो मुंह देख के काम करता है, जहां से वोट मिला वहां काम करेंगे, जहां वोट नहीं मिला वहां काम नहीं करेंगे। और ये एक नेता की पहचान नहीं है, नेता की पहचान है कि पूरा जहां तक क्षेत्र है हम हर जगह काम करेंगे। और कोई भी नेता जब बनता है तो अगर कोई बूथ है, जैसे मेरा वाला जो बूथ है, अकेले चाह जाएगा ना तो मुखिया नहीं बनेगा कोई, क्योंकि 300-400 के आसपास, लगभग 500 के आसपास वोट है, और मुखिया के जीत वही 500 के आसपास में होता है, 200-300 वोट से जीतता है। तो आप ये कैसे सोचते हैं कि वो वार्ड में हमको वोट नहीं पड़ा है और सब आपको कहे देगा, हमारे को और पसंद है और देंगे, लेकिन काम करना तुम्हारा अधिकार है, नहीं दे करेगा तो मारबो करेंगे। अब वो अभी पढ़ाने वाले हैं, देखो रुक जाओ। अब है नर्मदा बचाओ आंदोलन। जैसे चिपको आंदोलन चला था पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण बचा रहे थे, उसी नदी बांध को बचाने के लिए चला था तुमको नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक, ये क्यों चला था, इसका वजह था, वहां पे हो रहा था ये कि 1980 के टाइम पर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए जो नदी गुजरती है उसमें बांध बनाना था। और ये वो बांध नहीं, बड़ा बड़ा बांध 30 गो और छोटा छोटा बांध 135 गो। और इस बांध को बनने से 35 गो है ना, मंझिला बांध 135 गो और 330 गो एकदम हीरा कुंड जैसा बांध बनेगा, बड़का बड़का। 135 गो का से छोटा और 300 बांध को से छोटा छोटा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, बांध बनाइए। उसका जो कुप्रभाव पड़ने वाला था, इसीलिए ये आंदोलन चला था। देखो ये बांध बनने से क्या होता, ये बांध बनने से लगभग यहाँ पे 245 ठो गांव डूब जाता उस बांध के बनने से, बाढ़ के कारण। हाँ जी, वो प्रभावित होता। वहां पे बाढ़ की आशंका बढ़ गई थी ना, देख रहा है, डूबने की आशंका बढ़ गई। अब बांध बांध के रखिएगा तो पनिया स्टॉक ना रहेगा जी, अब खोलिएगा तब ना। कहीं बांध टूट गया तो, बह गया तो पढ़ाए ना परियोजना में कि इसका नुकसान का है, तो वही नुकसान की वजह से ये लोग आंदोलन किए। लगभग 2.5 लाख लोगों का जीवन बर्बाद हो जाता है इससे। तो कहा कि लोगों का, इन 2.5 लाख लोगों का मांग है कि ठीक है आप बांध बनाइए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई है लड़का, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप पहले हमारे पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, हमको ऐसा घर दीजिए कि हमको उस बाढ़ का प्रभाव न पड़े, हमको रोजगार दीजिए जहां से कि हम अपन जीवन यापन कर सके। खाली आप बांध बनाने में मत लग जाइए, हमारा भी ख्याल रखिए। और इसी के लिए यहाँ पे आंदोलन चला था। ये लोग पूरा अपना गठित होकर के और नर्मदा आंदोलन शुरू किए थे। आंदोलन चल रहा है। आंदोलनकारियों का मांग था कि इस परियोजना से कुछ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ने वाला था उनके जीवन पर, और कुछ लोगों पर अप्रत्यक्ष रूप से। तो जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है उन सभी नागरिकों को पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए, उनको रहने की व्यवस्था करवाइए। ठीक, और ये आंदोलन गांव तक पहुंचा, गांव के लोग भी इस आंदोलन में रहे। सुना फिर बयान कर कैसे होली कैसे होली, गांव के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। और यहाँ पे सवाल उठने लगा लोगों के लाभ के लिए अन्य लोगों का नुकसान, यानी कि कुछ सीमित लोग, जो बांध बना रहा है वो कोई ठेकेदार होगा, ठेका लिया होगा और उसको मिल रहा है और उसको तो फायदा होगा, बाकी लोगों को नुकसान। ये बिहार में एक चीज बहुत गलत हुआ है, अभी 2-4 दिन पहले मोदी चाचा किए हैं, आए थे ना बिहार के दौरा पर। यहाँ पे लगता है 1050 एकड़, अब एक बीघा में बदलित रहो, एकड़ जमीन दे दिए हैं अडानी जी को, और 1 कट्ठा का 1 साल में आपको 1 रुपया मिलेगा, वो नहीं देता। और आपका 1 कट्ठा जमीन है ना, तो 1 साल बाद आपको उस 1 कट्ठे जमीन को अडानी उपयोग करेगा, उसके लिए आपको 1 रुपया देगा। सोचो, ये परिस्थिति लाके खड़ा कर दिया गया है, समझ ले। आओ करो मोदी मोदी मोदी, करो मोदी मोदी। अब एक बात बता, उसने कहा खाली जो मोदी जी के विरोधी उसी का जमीन गया है, दोनों के गया है। अब देखो हाल का है, मान लो जैसे हम मोदी जी के विरोधी हैं
तो हमर तो बोली नहीं कर रहा है कि मोदिया खराब है खराब है खराब है कर रहे हैं। वो बेचारा क्या करे जो मोदी जी के सपोर्टर है, ओकरा तो न तो हंसे में बढ़ रहा है और न तो रो में बढ़ रहा है। बोला कि मोदी जी खराब है, बोल ही नहीं सकते हैं आप। अब मोदी जी के सपोर्टर हैं, कैसे बोलिएगा? मोदी जी अवतार भगवान के श्री राम है, लो है जो भी हो। अगर जैसे मान लो कि 1975 की हम बात कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस के सपोर्टर थे, जो विरोधी थे, उनके तो मजे था कि हम तो कहीं रहते कांग्रेस खराब है। जो कांग्रेस के सपोर्टर थे उनका हालत खराब था, बोला कि कांग्रेस बढ़िया है, सबको उठा के जेल में समझ गए? इसीलिए हम कहते हैं किसी पार्टी का सपोर्टर मत बनो, किसी व्यक्ति का सपोर्टर मत बनो, उसके काम का सपोर्टर बनो। काम किया बड़ाई करेंगे, गलत काम किया बुराई करेंगे। राम मंदिर के मामला सॉल्व किए, बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन ये जो किए पीठ में छुरा मार दिए जनता के। हाँ, बिहार का विकास हो रहा है कि देश कभी झुकेगा नहीं, अब बिहार के विकास रुकेगा नहीं। 1 रुपया मिलेगा 1 साल के, 30 साल दिए हैं, यानी कि 1 कट्ठा जमीन है तो आपको 30 रुपया मिलेगा 30 साल पर। 30 साल बाद 1 रुपया का वैल्यू रहेगा। आज जो वैल्यू है 1 रुपया के 30 रुपया मिलेगा 30 साल बाद आपको 1 कट्ठा के। हमारे बेटा के मिलेगा, ओकरे देवे करेगा, दुएगो के मिलेगा। अंबानी और अडानी को चंदा देता है भाई, इलेक्शन लड़े लगी, अपना प्लेन देता है प्रचार करे लगी, क्योंकि सरकार के चीज तो आप उपयोग कर नहीं सकते हैं, तो अपना चार्टर प्लेन वो पगला है कि दे रहा है। व्यापारी व्यक्ति अपना फायदा के बिना तो वो किसी से मिले भी ना, बोले भी ना, और आपको चार्टर प्लेन दे देगा, सब फायदा है। अभी पता चल जाएगा ना अडानी अंबानी के कि इस बार मोदी जी जा रहे हैं, राहुल गांधी आएगा, तुरंत राहुल गांधी के सपोर्ट में आ जाएगा। अब फिर राहुल गांधी भी वही काम करेगा जो मोदी जी कर रहे हैं, समझ गए? और ये सब होता है सत्ता में बने रहने के लिए। अब धुआते हैं हमने, अरे अंग्रेज धोता था तो समझ में आ रहा था कि 3 कट्ठा में तो नील की खेती करे पड़ेगा। ये अपने देश के आदमी जब धो रहा है तब वो खराबी शोषण हो रहा है यहाँ पे। अरे रुक नहीं यार, देश के मामला भी तो समझते चलना है। आगे देखो, तो यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन चलते रहा, और 2003 में एक नियम आया था जिसमें राष्ट्रीय पुनर्वास नीति लाया गया था, लोगों को घर बना के देने के लिए। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जो नियम आया वो इसी नर्मदा बचाओ आंदोलन के कारण ही आया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन किया है, ये सब हम पीछे पढ़े हुए हैं। चिपको आंदोलन कौन किया है, हम ये सब पीछे पढ़े हुए हैं। ऑब्जेक्टिव में कह देंगे। एक अंतिम है आप लोगों को, सूचना अधिकार अधिनियम। देखो कहानी है राजस्थान के एक छोटे से जगह के नाम है भीम तहसील, वहां के पंचायत से एक समझो कहानी का है। सूचना अधिकार की शुरुआत 1990 के दशक में राजस्थान के एक अति पिछड़े जगह से शुरू हुआ था जिसका नाम है भीम तहसील। यहाँ पे हुआ ये कि प्रशासन ग्रामीण लोगों से कुछ काम करवा रहा था, ठीक जैसे कैसे आता है उड़ाही के लिए काम कि 100 दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा में, काम करवा रहा है। तो मान लो स्थानीय सरकार को काम मिला, मुखिया को, मुखिया काम करवा रहा है और पैसा दिया हमको 150। हमको शक होगा कि सरकार 150 तो रुपया रोज के न रख ले है, कम से कम 300-350 तो होए, ये हमारा 150-200 का है दी थे, कुछ गड़बड़ है। वही चीज यहाँ हो गया था। देखो ग्रामीण ने प्रशासन से अपने वेतन और भुगतान के बिल उपलब्ध कराने को कहा। जो काम कर रहा था उस काम के बदले में कहा कि हमको जो पैसा देता है तो उसका हिसाब करके तो सरकार भी भेजता होगा, वो हमको कागज चाहिए, हमको देखना है हमारे नाम पर तू कितना पैसा चढ़ा के भेजा है, 150 है कि नहीं। मान लो 150 दे रहा है तो वहां भी 150 लिखा हुआ रहना चाहिए। अगर 400 लिखा है का मतलब हमारे खा गया तू 250 रुपया, तो कहा कि दे कागज दे हमार। तो कहा कि क्योंकि इन लोगों को शक था कि हमारे मजदूरी में घपला तो हो रहा है, मांगा। अब यहाँ पे सब देवेला तैयार ना, आंदोलन शुरू हो गया कि हम तो लेबो। 1994 से 96 में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। आंदोलन के दबाव में सरकार को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में बदलाव करना पड़ा और जनता को वो सभी कागजात उपलब्ध कराना पड़ा, दिखाना पड़ गया। आंदोलन इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे कि उनको दिखाना पड़ गया कि हाँ लो देखो तो यहाँ इतना पैसा हम चढ़ा के भेजे हैं कि तुमको इस दिन इतना ये काम लगे मिला है,
ठीक, यहाँ तक के काम खत्म। प्रतिलिपि यानी उसका फोटोकॉपी जनता को दिखा दिया गया, उसके बाद काम खत्म। 1996 में इसके लिए दिल्ली में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया, क्योंकि लोगों को लगा ना कि देखिए, क्योंकि मामला राजस्थान में हुआ, न्यूज बन गया, तो जो देश के सांसद हैं, नेता हैं, सरकार में है, उन लोगों को लगा ना कि ये जो नियम है ना बहुत बढ़िया है। अगर सगरो मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सब में ये नियम लागू कर दिया जाए कि सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है उसका फोटोकॉपी जनता के पास रहेगा, तो लोकतंत्र मजबूत होगा। जनता को पता रहेगा कि सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है। तो उसके लिए 1996 में राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया। कहा गया कि इसके लिए तुम कुछ नियम बनाओ, जेका पास संसद में फिर बहस चलेगा। हाँ जी, अब सुनो पहले, आज रुक जा आ रहे हैं ओकरा पर। अभी तो समिति के गठन हुआ है, समिति सब लिस्ट बनाएगा, लिस्ट बन के 2002 में ये मामला आया कहाँ, संसद में। एक पर बहस हुआ कि सूचना के अधिकार जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो सबके मर्जी था कि बने, कोई ना कह ही नहीं सकता, जो ना कहलू चोर है। ठीक, कैसे ना कहब, तू चोर है, ना कहला मतलब तू चोर है। ठीक, तो कहा कि ठीक है, लेकिन जब बहस चला तो इसमें कई सारे त्रुटि निकले, परफेक्ट नहीं था, कुछ कमियां थी उसमें। अब पूरा उसका वर्णन थोड़े है कि अब पूरा 50 गो 60 गो पेज की लिस्ट रहेगा तो पूरा यहाँ पढ़ेगा, बस ये समझो कि उसमें कुछ कमी थी, पूर्णतः सही नहीं था, और इसलिए 2002 में ये पास नहीं हो पाया, संसद में बहसे होकर रह गया। हैं, सुनिए, त्रुटि हो गया, खत्म हो गया, लेकिन कहा गया कि त्रुटि हुआ तो इसमें सुधार करते हैं, और सुधार करके ये फिर से लाया गया कब, 2004 में। 2004 में लाया तो अब की कोई कमी इसमें नहीं था। 2004 में आया, बहस हुआ, उसके बाद बहस होने के बाद संसद से वो पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से, और फिर वो गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति जैसे उस पर साइन किया वो बन गया कानून। और 2005 में एकदम MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तुमको, सूचना अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसके तहत अब सरकार कोई भी काम करती है तो उसका रिपोर्ट जारी करेगी। जैसे वो बोल रहा है रोडवा पर, देखा रोड पर बता देता है कहाँ से कहाँ तक बना है, कै तारीख से कै तारीख बना है, कितने वर्ष के लिए इसको रहना है, कितना इसमें पैसा खर्च हुआ है, सब उस पर लिखा रहता है ना, सब लिखाता है। बढ़िया से पढ़ना बोर्ड पर, कितना दूर, कितना चौड़ा, कितना लंबा, ये सब लिखाता है, कितना खर्चा, कै तारीख के काम शुरू हुआ, कै तारीख खत्म हुआ, 5 साल तक उसका संरक्षण। शांति अभी छुट्टी नहीं की है, शांति, समझ गए। तो यही था तुमको सूचना अधिकार अधिनियम। अब उसमें अलग बात है कि वो में मान लो खरंजा लगाने के लिए आया तो लाना था एकदम बनिक्का बालू और डाल दिया मट्टी वाला बालू, तो घपला किया तो उसका जांच होगा, तो कार्रवाई होगा। समझ गए कि क्या करा के था ढलैया वाला, ढलैया वाला में खर्च ज्यादा था, बना दिए ईंटा वाला, पैसा बचा लिए। समझ गए। अब वो चीज हो रहा है तो उसके लिए भी आंदोलन कीजिए आप।